तो बच्चों चलो आज फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। रेडी हो? लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि एक मैग्नेट यानी चुंबक लोहे की चाबी को तो फट से अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन वही मैग्नेट प्लास्टिक के पेन या कॉपर के सिक्के को देखता तक नहीं? ऐसा क्यों? इसका पूरा राज इस बात में है कि अलग अलग मटेरियल्स एक मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव कैसे करते हैं। तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए ना साइंटिस्ट ने बेसिकली सारे मटेरियल्स को उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से 3 मेन फैमिलीज में डिवाइड कर दिया है। चलो देखते हैं ये कौन सी फैमिलीज हैं। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसे हम इस ग्रीक लेटर चाई से लिखते हैं। सिंपल शब्दों में चाई हमें ये बताता है कि कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से कितनी दोस्ती करेगा या कितनी दुश्मनी। देखो, अगर चाई नेगेटिव है मतलब दुश्मनी, अगर चाई थोड़ा सा पॉजिटिव है तो ठीक ठाक दोस्ती, और अगर चाई बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो पक्की गहरी दोस्ती। चलो अब एक एक करके इन तीनों फैमिलीज को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। सोचो, ये अपनी क्लास के वो इंट्रोवर्ट बच्चे हैं जो टीचर से यानी हमारे केस में मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा दूर दूर रहते हैं। इन्हें फील्ड पसंद ही नहीं है, ये रिपेलर्स हैं। तो इसका टेक्निकल मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग एरिया से वीकर एरिया की तरफ भागते हैं। मतलब जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां से दूर। सिंपल वर्ड्स में, मैग्नेट इनको अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि हल्का सा पुश करता है, रिपेल करता है। और ये काम कैसे करता है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो इस मटेरियल के अंदर जाना पसंद ही नहीं करती। वो कहती है नहीं भाई, हम साइड से निकल जाएंगे। इसकी वजह से मटेरियल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली से थोड़ी सी कम हो जाती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम बाहर से फील्ड लगाते हैं तो इनके एटम्स के अंदर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाता है जो कि एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। बस इसीलिए रिपल्शन होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? बिस्मिथ है, कॉपर है, और पता है क्या? पानी, आम पानी भी डायामैग्नेटिक होता है। इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन इसका जो सबसे कूल एग्जाम्पल है वो है सुपरकंडक्टर्स। ये परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म शो करते हैं। इस इफेक्ट को मेजनर इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहते हैं गेट आउट, एक भी लाइन अंदर नहीं आ सकती, परफेक्ट रिपल्शन। ओके, अब आते हैं हम अपनी दूसरी फैमिली पर, पैरामैग्नेटिज्म। ये क्लास के वो बच्चे हैं जो टीचर के आने पर तो बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गया, वापस शोर शराबा शुरू। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं? जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये थोड़ा सा वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी कि ये मैग्नेट्स की तरफ हल्के से अट्रैक्ट होते हैं। डायामैग्नेटिक की तरह रिपेल नहीं करते, अट्रैक्ट करते हैं, पर हल्के से। अब देखो, डायामैग्नेटिक से ये अलग कैसे हैं? यहाँ हर एक एटम के पास अपना खुद का एक छोटा सा परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एक मिनी मैग्नेट। लेकिन नॉर्मली थर्मल एनर्जी यानी गर्मी की वजह से ये सारे मिनी मैग्नेट्स इधर उधर रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, कोई कहीं कोई कहीं। फिर जैसे ही हम बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ये सब अटेंशन में आकर उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और जैसे ही फील्ड हटाया, सब वापस अपनी पुरानी रैंडम हालत में। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और हाँ, ऑक्सीजन भी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ध्यान से सुनो, क्यूरीज लॉ। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इनका पैरामैग्नेटिज्म कम होता जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा गर्मी मतलब एटम्स का रैंडम मोशन ज्यादा, तो अलाइनमेंट करना उतना ही मुश्किल होगा, राइट? और अब आती है तीसरी और सबसे पावरफुल फैमिली, फेरोमैग्नेटिज्म। ये हैं क्लास के मॉनिटर्स। ये वो सुपर डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं जो ना सिर्फ खुद अलाइन होते हैं बल्कि अपने आसपास के सारे बच्चों को भी खींचकर अलाइन कर लेते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं, जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये वीकली नहीं बल्कि बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये मैग्नेट्स की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है कि ये परमानेंट मैग्नेट्स बन सकते हैं। तो इनकी इस सुपर पावर का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है डोमेन्स। अब ये डोमेन्स क्या चीज़ है? ये मटेरियल के अंदर छोटे छोटे रीजन्स होते हैं
जिनके अंदर लाखों एटम्स पहले से ही एक टीम बनाकर एक ही डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। तो आप हर एक डोमेन को एक छोटा सा पर काफी पावरफुल मैग्नेट मान सकते हो। ये देखो, इस इमेज से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये सारे डोमेन्स सब अलग अलग डायरेक्शन में हैं, कोई इधर कोई उधर। इससे क्या होता है, सबका मैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और इसीलिए मटेरियल नॉर्मली मैग्नेटिक नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हम बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं, एकदम से जादू होता है। दो चीजें होती हैं। एक तो सारे डोमेन्स घूमकर फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं, और दूसरा, जो डोमेन्स पहले से ही फील्ड की डायरेक्शन के फेवर में होते हैं वो साइज में बड़े होने लगते हैं अपने पड़ोसी डोमेन्स को खाकर। और इसका फाइनल रिजल्ट, पूरा मटेरियल एक जायंट मैग्नेट बन जाता है, बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। इस अजीब और इंटरेस्टिंग बिहेवियर को समझने के लिए हम यूज करते हैं हाइस्टेरिसिस लूप। इसे BH कर्व भी कहते हैं। ये ग्राफ बेसिकली मटेरियल की मेमोरी को दिखाता है। पता है, हाइस्टेरिसिस वर्ड का मतलब ही होता है लैगिंग बिहाइंड, यानी पीछे रह जाना। मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पर फौरन रिएक्ट नहीं करता, थोड़ा पीछे पीछे चलता है। अब इस लूप में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला है रिटेंटिविटी। इसका मतलब है रिटेन करने की एबिलिटी। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पूरा हटा लेते हैं, मतलब H को 0 कर देते हैं, उसके बाद भी मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म बच जाता है ना, उसी को रिटेंटिविटी कहते हैं। ये उसकी मैग्नेटिक मेमोरी है। और दूसरी टर्म है कोअर्सिविटी। ये है मटेरियल की जिद। जो रिटेंटिविटी की वजह से मैग्नेटिज्म बच गया था, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए, यानी मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है, वही कोअर्सिविटी है। सिंपल। तो इन्हीं दो चीजों, रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी के बेसिस पर हम फेरोमैग्नेट्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। देखो, हार्ड फेरोमैग्नेट्स की रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी दोनों हाई होती है, मतलब इन्हें मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल और डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल। इसीलिए इनका यूज होता है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में, जैसे एल्निको। और दूसरी तरफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स की रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी दोनों लो होती है। इन्हें आसानी से मैग्नेटाइज भी कर सकते हो और आसानी से डीमैग्नेटाइज भी। इसीलिए ये टेम्पररी मैग्नेट्स के लिए परफेक्ट हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स के कोर में यूज होने वाला सॉफ्ट आयन। तो चलो, अब तक हमने इन तीनों फैमिलीज को अलग अलग समझा। अब टाइम है एक क्विक फाइनल कंपैरिजन का। ये जो टेबल अब हम देखेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो पे अटेंशन। चलो इस टेबल को फटाफट देखते हैं। सबसे पहले बिहेवियर। डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल होते हैं, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होते हैं और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। सिंपल। फिर आती है ससेप्टिबिलिटी, यानी खाय। डाया के लिए स्मॉल एंड नेगेटिव, पैरा के लिए स्मॉल एंड पॉजिटिव और फेरो के लिए लार्ज एंड पॉजिटिव। फाइनली रिलेटिव परमिएबिलिटी μr। डाया के लिए 1 से थोड़ा सा कम, पैरा के लिए 1 से थोड़ा सा ज्यादा और फेरो के लिए 1 से बहुत बहुत ज्यादा। बस ये टेबल पूरे टॉपिक का फाइनल समरी है। तो अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। अब क्लियर हुआ कि मैग्नेट लोहे की चाबी को क्यों खींचता है, क्योंकि लोहा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और कॉपर के सिक्के को क्यों नहीं, क्योंकि कॉपर एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है। सिंपल। तो इस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और उनका क्लासिफिकेशन, वो आई होप अब सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।